बड़ी खबर है, ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण विसंगति जो मामला है उसे एग्जामिन करवाया है। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों और केंद्र में जो फॉर्मूला है वो राजस्थान में भी लागू होगा। ये सारी समस्या पिछली सरकार के समय पैदा हुई थी, यानी इस समस्या का ठीकरा सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी शासनकाल पर फोड़ा। जिस वक्त पिछली सरकार थी यानी राज्य सरकार के वक्त ये समस्या पैदा हुई, उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि इसे जाटों और राजपूतों का मुद्दा नहीं बनाएं, हम कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उनकी मांग को हमने एग्जामिन करवाया है। उस मांग में दम भी है। हमने पूर्व सैनिकों के अधिकारियों से बातचीत भी करी है, उनको हम विश्वास में ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो तो देश के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया है, अपनी जान की बाजी लगा के सेना में भर्ती हुए हैं। उनके इंटरेस्ट भी पूरे वाच होंगे, दोनों पक्षों के साथ में पूरा न्याय होगा। मैं अपील करना चाहूँगा, इतना सेंसिटिव मामला ये है, मैं तमाम पक्षों से भी अपील करूँगा, तमाम जो समर्थन में हैं चाहे वो किसी पक्ष में हो, उनसे अपील करना चाहूँगा। मेरी मार्मिक अपील उनसे भी है कि राज्य के हित में और ओबीसी के नौजवानों के हित में और पूर्व सैनिकों के हित के अंदर प्लीज आप इस मुद्दे को इस प्रकार नहीं बनाएं कि जातिगत मुद्दा बन जाए। तो न केवल ओबीसी आरक्षण पर सरकार क्या सोच रही है, उस स्थिति को सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया, बल्कि ये भी एक तरह से अपील जारी की कि भ्रम और जो समस्याओं को लेकर बातें कही जा रही है, अफवाह है, उन पर ध्यान न दे। हम इस पर वर्क कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में भी इस पर बातचीत होगी। सहयोगी सचिन मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सचिन, वो किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो कि लागू हो सकता है, जिसके वो संकेत दे रहे हैं? देखिए, फॉर्मूला जो लागू होना है, अगर बात करें मुख्यमंत्री के संकेतों की, या ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति जिस चीज की मांग कर रही है वो ये कह रही है कि 2017 अप्रैल 2017 से पहले की जो स्थिति थी उसको लागू कर दिया जाए। अब क्योंकि सरकार के सामने दुविधा ये है कि अगर उस फॉर्मूले को लागू करते हैं तो जो पूर्व सैनिक हैं उनका भी एक अपना विरोध इस मामले को लेकर खड़ा है। कुछ कैबिनेट की बैठक में कुछ मंत्री की ओर से भी कहा गया है कि उससे भी एक बार राय ले ली जाए कि जो उनका भी यही सही होना चाहिए। तो इस पूरे मामले में अब सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है जिससे कि दोनों पक्षों को समझा लिया जाए। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिया है कि 16 राज्य और केंद्र सरकार में जो फॉर्मूला लागू है वही लागू कर दिया जाएगा। वो फॉर्मूला संभवतः वही बताया जा रहा है जो अप्रैल 2017 से पहले का है, क्योंकि वसुंधरा सरकार के समय में ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था और इस नोटिफिकेशन के जरिए पूरा गणित जो है ओबीसी का बदल गया था। अब हो ये रहा है कि ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि उनको पूरा आरक्षण का लाभ मिल नहीं रहा है, और जो 12% जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है उस पूरा कोटा ओबीसी कोटे से जा रहा है। क्योंकि राजस्थान में अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो ओबीसी वर्ग से जो जातियां आती हैं उनके यहाँ लोग ज्यादा फौज में जाते हैं और रिटायर होकर जब आते हैं दोबारा कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो उसका फायदा उनको मिल रहा है। और ओबीसी का जो युवा है जो पूरी तरह से बेरोजगार है उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। हरीश चौधरी ने पिछली बार जब कैबिनेट की बैठक से ये उनका कहना था कि डेफर किया गया पूरे प्रस्ताव को, उसमें उन्होंने नाराजगी जताई थी। सीधा सीएम पे उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत क्योंकि मुख्यमंत्री की कैपेसिटी होती है प्रस्ताव को डेफर किया जाए या फिर कैबिनेट सामूहिक तौर पर किसी मामले को डेफर। जी चलिए, शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। देखिए, ओवरऑल जो मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है उससे जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। उन्होंने मांग को वाजिब ठहराया। उन्होंने कहा कि जो नौजवानों की मांग है ओबीसी के, उनकी मांग वाजिब है। साथ ही उन्होंने इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है उसका ठीकरा पिछली बीजेपी सरकार पर फोड़ा, और साथ ही कहा कि नौजवानों और पूर्व सैनिकों के हितों पर भी बातचीत की जरूरत है, जो कि हम कर रहे हैं। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह आश्वस्त किया कि सरकार निर्णय करेगी, सबके पक्ष में करेगी। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उनकी मांग को हमने एग्जामिन करवाया है। उस मांग में दम भी है। हमने पूर्व सैनिकों के अधिकारियों से बातचीत भी करी है, उनको हम विश्वास में ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए।
वो तो देश के लिए उन्होंने सब कुछ नेशवर किया है, अपनी जान की बाजी लगा के सेना में भर्ती हुए हैं। उनके इंटरव्यू पूरे वाच होंगे, दोनों पक्षों के साथ में पूरा न्याय होगा। मैं अपील करना चाहूँगा, इतना सेंसिटिव मामला ये है, मैं तमाम पक्षों से भी अपील करूँगा, तमाम जो समर्थन में हैं चाहे वो किसी पक्ष में हो, उनसे अपील करना चाहूँगा। मेरी मार्मिक अपील उनसे भी है कि राज्य के हित में और ओबीसी के नौजवानों के हित में और पूर्व सैनिकों के हित के अंदर प्लीज आप इस मुद्दे को इस प्रकार नहीं बनाएं कि जातिगत मुद्दा बन जाए। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के 3 लीडर्स पर फिलहाल निर्णय होल्ड पर है। गुजरात चुनाव के बाद आलाकमान इस पर फैसला लेगा। कांग्रेस की अनुशासन समिति की तरफ से तीनों को नोटिस दिया गया था और नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। जवाब भी दिया जा चुका है। हालांकि बीच में 1-2 लीडर्स की ओर से यह कहा गया कि एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे पद संभाल लें, उसके तुरंत बाद निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इंतजार कई कारणों से बढ़ता जा रहा है और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल निर्णय सामने नहीं आएगा। अगर निर्णय ले लिया गया है तो, या हो सकता है निर्णय न लिया गया हो, आने वाले समय में निर्णय लिया जाए और उसके बाद निर्णय को सुनाया जाए, लेकिन ये सब कुछ फिलहाल होल्ड पर रहेगा। और एक और बड़ी खबर सुन ले, कैबिनेट की जो बैठक आज होने वाली थी वो आज स्थगित कर दी गई है, यानी आज कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक को कल तक के लिए टाला गया है। अब कल यानी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को कैबिनेट की बैठक होनी थी लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है, टाल दिया गया है। अब ये बैठक आज नहीं होगी बल्कि गुरुवार यानी कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और अजमेर से बड़ी खबर है, एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने लाश को बोरी में बंद कर ठिकाने लगाया। सुबह पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। नाराज पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और लाश को बोरे में रखकर एक्टिवा लेकर फरार हुआ। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से। एक पति ने अपनी पत्नी को मार डाला और इसके बाद जो शव था उसे बोरी में बंद किया और फिर ठिकाने लगाया। जानकारी मिल रही है कि सुबह पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था। नाराज पति ने इसी बीच ताव में आकर, गुस्से में आकर पत्नी का मर्डर कर दिया और लाश को बोरे में बंद कर एक्टिवा ली और फरार हो गया। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में ये मामला, ये घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर अजमेर से, कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक कपल पति पत्नी, उनके बीच में सुबह किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, झगड़ा बढ़ता गया और नाराज पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके शव को बोरी में बंद कर ठिकाने भी लगा दिया। लाश को बोरे में रखा, एक्टिवा पर लेकर फरार हुआ। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में 26 साल की युवती को बाइक सवार 2 युवकों ने पीछे से गोली मार दी। उसकी हालत गंभीर है। पति का आरोप है वारदात में उसके बड़े भाई शामिल है। उसका यह भी कहना है कि हमने करीब 1 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी, परिवार नाखुश था, बड़े भाई हमें परेशान कर रहे थे, जिसकी सदर थाने में शिकायत भी की। युवती का नाम अंजलि वर्मा है, पति का नाम अब्दुल लतीफ। लतीफ का आरोप है उसके बड़े भाई अब्दुल अजीज और उनके दोस्त रियाज हमला करने आए, गोली रियाज ने मारी। लतीफ का यह भी कहना है कि घटना के समय वो ऑफिस में थे, अचानक फोन आया, अंजलि को किसी ने गोली मार दी है। अब मुरलीपुरा इलाके में एक विवाहिता को गोली मारने की घटना के ऊपर फायर किया। उनको तुरंत अस्पताल लेके जाया गया। अभी वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती है और स्टेबल कंडीशन में है। पूरे मामले में जब पता किया गया, पूछताछ की गई और पीड़िता जो है वो भी बयान देने में सक्षम थी, तो उनसे भी पूछताछ करके बयान लिए गए। तो बात ये निकल के आई है कि इनका जो है वो प्रेम विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद ये लोग अलग रह रहे थे। तो जो लड़के का परिवार है, लड़के के परिवार में जो उसका बड़ा भाई है, वो इस विवाह के विरोध में था और पीड़िता ने अपने बयानों में लड़के के बड़े भाई और उसके किसी दोस्त का नामजद किया है कि इन लोगों ने इस घटना को कारित किया है। अंजलि ने किन के साथ कब शादी की थी और किसके ऊपर आरोप है? जो शादी है 2021 में जुलाई में होने की बात अब तक सामने आई है। जिससे उसने शादी की है उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल लतीफ जी।
और उसके परिवार में अब्दुल अजीज उसका जेठ है जी। महिला का, जी। जिसके विरुद्ध इन्होंने अभी तक बयान दिए हैं। कोई पहचान हो पाई है? सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं? सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उसमें हम देख पा रहे हैं अब तक, जो बाकी हम लोग और डिटेल में ट्रैक कर रहे हैं कि एक एक्टिवा के ऊपर 2 लड़के जो आए हैं वो एक्टिवा पे लड़के आते हुए हम पहचान कर पाए हैं। तो ये लड़की जहाँ फायरिंग की घटना हुई है कहाँ कोई जॉब करती है? ये वहाँ पर जिस बिल्डिंग के बाहर उसके ऊपर गोली चलाई गई है वो वहाँ पर जॉब करती है। और मैम पहले से क्या रैकी की गई थी, यानी बदमाश जो थे क्या पहले से वहाँ मौजूद थे या पीछा करते हुए आए थे? देखिए, जो महिला ने अपने बयानों में बताया, उसने कहा है कि पीछा करते हुए आए थे, और बाकी जो है वो जैसे हम अनुसंधान करेंगे और डिटेल्स अनरिवील होंगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कैसे पूरा घटनाक्रम कारित किया गया। अब अंजलि साहब की कब मुलाकात हुई, पूरा आप बताना चाहें आप? 27 जुलाई को 2021 में हमारी शादी हुई। हम स्कूल कॉलेज लाइफ में सब साथ थे, 4-5 साल का हमारे रिलेशन था, फिर हमने शादी की थी। तो अब उन पर शक है आपको? हाँ, मेरा शगुन पे। अच्छा। मम्मी पापा तो फिर क्या ऐसे बोलते हैं, वो तो आपको पता है। बाकी जो बड़े भाई है उनका ज़्यादा दबाव है, वो ज़्यादा कुछ ऐसे करते हैं। पहले मुकदमा भी वो भी था, उन्होंने भी वही थे। तो क्या पहले उन्होंने धमकी दी थी क्या? धमकी दी थी, मेरा अपहरण किया था, 5 दिन तक मेरे को पाली रखा था, वो सारा मैटर चल रहा है वहाँ पे। ब्यूरो सर्जरी से डॉक्टर अशोक गुप्ता जी की टीम है, पूरी आ रही है। उनके सीनियर डॉक्टरों ने देख लिया, लेकिन वो पूरी टीम के साथ अभी एग्जामिन करेंगे। अभी हमने प्राइमरी लेवल पर उसको आईसीयू में भर्ती किया है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में रोड नंबर 5 पर आज दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। गोली मारने की वजह है आपसी प्रेम प्रसंग। मुरलीपुरा की रहने वाली अंजलि वर्मा जुलाई 2021 में उसने अब्दुल लतीफ नाम के युवक से शादी की थी, जिसके बाद अब्दुल लतीफ के परिजन नाराज थे और आज उसकी परिणति हुई फायरिंग से। क्या घटनाक्रम उस समय हुआ था, कैसी वारदात थी यहाँ पर? सर यहाँ पे गोली लगी थी, मैं घर से आ रहा था ऑफिस से। जी। जब गोली लगी, आपका ऑफिस यहीं पर है? क्या हो रहा था पूरा? मैं तो पब्लिक इकट्ठी थी, पब्लिक बन के आ रही थी, मैं देखा था। फिर आते फिर वो चिल्ला रही थी जी। कोई और भी था? उनके पति साहब में थे यहाँ पर? स्टाफ की देखते जी। पकड़ रहे थे। कहाँ लगी थी गोली? अब्दुल लतीफ का आरोप है कि शादी के बाद उसके परिवार के लोग नाराज थे और उसके बड़े भाई के दोस्तों के जरिए ही उसकी पत्नी अंजलि को गोली मारी गई है। तो फिलहाल अंजलि इस वक्त जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। गोली उसकी पीठ में फंसी हुई है और अंजलि का पति अब्दुल लतीफ और अन्य परिवार के लोग इस वक्त एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद है। वहीं पर मुरलीपुरा थाने की पुलिस और स्पेशल टीमें दोनों आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और देखिए, कुछ गंभीर सवाल हैं जो न्यूज़ 18 राजस्थान इस घटना से जुड़े हुए उठाना चाहता है। देखिए, सवाल नंबर 1 तो यही है कि अंजलि को आखिर गोली क्यों मारी गई। सवाल यह भी है कि क्या अंजलि का लतीफ से शादी करना ही उसका गुनाह था। सवाल है कि अंजलि लतीफ की शादी से किसको परेशानी थी। क्या लतीफ के घर वालों ने ही अंजलि को गोली मार दी, या फिर कोई और है, या कुछ और कारण है जिसे या जिसकी वजह से अंजलि का जीना किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उदयपुर में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने रियल एस्टेट और फाइनेंस से जुड़े 2 बड़े कंपनियों पर छापा मारा। इनकम टैक्स की टीम ने दोनों कंपनियों के तकरीबन 37 ठिकानों पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है उदयपुर में कुल 35 ठिकानों पर दबिश दी गई। वहीं मुंबई में भी 2 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम सर्च करने पहुंची। आईटी की छापेमारी को लेकर उदयपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी कपिल श्रीमाली। उदयपुर में रियल एस्टेट और फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े हुए 2 बड़े ग्रुपों पर आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने अल सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनकम टैक्स की टीम ने दोनों के लगभग 35 ठिकानों पर, जो कि उदयपुर में स्थित है, और 2 ठिकाने जो कि मुंबई में बताए जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर एक साथ दबिश दी। हम इस समय सेक्टर 4 इलाके में स्थित एकमे ग्रुप, जो कि इन 2 रियल एस्टेट और फाइनेंस ग्रुप्स में एक ग्रुप है, उसके एक डायरेक्टर निर्मल के घर के यहाँ मौजूद है। सेक्टर 4 इलाके में पॉश कॉलोनी में इनका घर है और आप देखिए इसी जगह पर इस समय इनकम टैक्स की एक टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर इनके घर के यहाँ पर इस समय मौजूद है। कुल 35 ठिकाने बताए जा रहे हैं। इन 35 ठिकानों में सवीना इलाके में स्थित एकमे ग्रुप का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी पुलिस जो इनकम टैक्स की टीम है वो मौजूद है। सभी जो ठिकाने हैं उन पर एक साथ आज सुबह कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कार्रवाई करते हुए, क्योंकि इनकम टैक्स की टीम को ये कुछ ट्रांजैक्शंस के माध्यम से ये अंदेशा हुआ था कि ये जो 2 ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुपों पर बड़ी इनकम टैक्स चोरी की संभावना है। तो इसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए टीमें बनाई गई और
कुल 37 टीमों का गठन करते हुए आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तकरीबन 2 से 3 दिन तक ये कार्रवाई चल सकती है। माना जा रहा है कि एक बड़ी इनकम टैक्स चोरी का यहाँ पर खुलासा हो सकता है। हालांकि जब ये कार्रवाई पूरी होगी तब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इन दो ग्रुपों में एक ग्रुप रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरा जो एक में ग्रुप है वहाँ पर भी रियल इस्टेट और फाइनेंस के बड़े कारोबार इनके हैं। कई तरह के कारोबार एक में ग्रुप के भी सामने आए, तो ये उनका निवास स्थान था जहाँ पर जो कार्रवाई है वो इस समय लगातार जारी है और इंतजार किया जा रहा है इस कार्रवाई के खत्म होने का, जब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि कितना बड़ा खुलासा इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर कर पाती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। बीकानेर के तुलियासर गांव में स्कूल में मीट और शराब की पार्टी की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने हमारी खबर का संज्ञान लिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने घटना की रिपोर्ट मांगी। दरअसल तुलियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने मंगलवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मंगलवार रात कुछ लोग स्कूल का ताला तोड़ क्लास में मीट और शराब की पार्टी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। स्कूल में लगे कैमरों से बदमाशों की तलाश की जा रही है। सुबह जैसे ही 17 नंबर कक्षा है, कक्षा 11 क्लास बैठती है, इसमें हमने ताला खोला तो देखा कि अंदर टेबल के ऊपर कुछ रोटियां पड़ी हैं, कुछ मांस की हड्डियां वगैरह पड़ी हैं और कुछ इधर उधर जो है ना पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह पड़ी हैं। ये सब देखा। ये दूसरी घटना है, पहले एक बार इसकी प्याऊ की टूटी थी, उसके बारे में हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। और एक और हमारी खबर का बड़ा असर जान लीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद कोटा के एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर 35 घंटे से भटक रही महिला को मदद मिलना शुरू हुई। बारां के चौखाखड़ी गांव की रहने वाली महिला के पति बच्चू सहरिया की मौत एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। उनके पोस्टमार्टम के लिए बारां के कस्बा थाना पुलिस को यहां आना था, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए और मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। अब जाकर बारां की पुलिस पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। साथ ही कुछ संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आई। बूढ़ी नहीं दई मैंने डोका ही गए तुम्हें आदमी आ जाओ पुलिस आ जाएगी तब बूढ़ी देंगे। देखो पड़ो हो जाओगे। कितने दिन हो गए आज के हो गए 3 दिन। तीसरा दिन है। 3 दिन में बूढ़ी नहीं की? नहीं दई। तो तुम परेशान हो रहे हो? परेशान हो रहे हैं। कोई खाना नहीं खाओ, कोई पानी नहीं है, दमान साथ में, सास के साथ में। पुलिस की लापरवाही के कारण उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिवार काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और इतनी बड़ी पीड़ा जब घर का मुखिया ही मौत के ग्रास में चला गया तो सुबह से भूखे प्यासे परिवारजन यहीं बैठे हुए थे। उनसे आकर के मिले और उनको सहायता राशि दी। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल परिसर में आज अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची। बताया जा रहा है अस्पताल के पुराने भवन सर्वधर्म प्रार्थना स्थल में फटे और पुराने अस्पताल के बेड कचरे पड़े थे। उसी में किसी ने बीड़ी या सिगरेट का जलता टुकड़ा फेंका, जिसके बाद आग पकड़ ली। आग लगने के बाद अस्पताल के वार्ड में धुआं भर गया। हालांकि परिसर में पावर सप्लाई कट करने और फायर सेफ्टी की मदद से स्वास्थ्य कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। लोगों ने राहत की सांस ली। अस्पताल परिसर के बाहर जो हमारा कॉरिडोर है वहाँ पे कुछ कचरा वचरा इकट्ठा था और ऊपर जो रेस्ट रूम है वहाँ से शायद किसी ने बीड़ी या सिगरेट पी के जो है वो नीचे डाली है, जिससे वो आग लग गई थी। और आग लगते ही हमारे को पता लग गया था। हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है तो उस आग को बुझा लिया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।